Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 20, part 2 of complex analysis by Denizal Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 35 to 40 को डिस्कस करेंगे। In problems 35 to 40 show that the function is discontinuous at the given point. यहाँ पर हम फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करेंगे गिवन पॉइंट पर। When a function is continuous at the given point, फंक्शन गिवन पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस होता है? जब फंक्शन डिफाइन हो एट गिवन पॉइंट, ठीक है, यानी पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए गिवन पॉइंट पर। सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? लिमिट z approaches to z naught f of z exist, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एट गिवन पॉइंट। ठीक है, आप जिस पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एट गिवन पॉइंट। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z विच इज इक्वल टू f ऑफ z नॉट। ठीक है, कि ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। फिर हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होता गिवन पॉइंट पर, फिर फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, फिर फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस एट स्पेसिफिक पॉइंट। फिर वो उस पॉइंट पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब हम स्टूडेंट्स 35 to 40 इन क्वेश्चंस में इन कंडीशंस को चेक करेंगे कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती तो वो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा एट स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए ये तीन कंडीशंस लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करवाना जरूरी है। ठीक है, तब आप जाके ये कहते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, f ऑफ z विच इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z प्लस आयोटा। यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन है z नॉट विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को z नॉट पर डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम वही तीनों कंडीशंस को देखेंगे। पहली कंडीशन है कि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या फंक्शन z नॉट पर
डिफाइन है या नहीं है। देखें यहाँ पर हमने z नॉट को पुट किया है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है f ऑफ z विच इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस 1 f of z which is equal to z square plus 1 over z plus iota। और हमें स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा गिवन है, z नॉट विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आयोटा है, माइनस आयोटा गिवन है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आयोटा है, ठीक है, z प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन इस z नॉट पर डिफाइन है या नहीं है। तो डिफाइन, ठीक है, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में यही पॉइंट पुट करेंगे। तो यहाँ पर f ऑफ z नॉट ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर भी z होगा वहां पर z नॉट आ जाएगा, ठीक है, z नॉट प्लस आयोटा। अब आप क्या करें कि z नॉट को यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा है। तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 ओवर, यहाँ पर है माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है -1 होता है। तो माइनस आयोटा स्क्वायर ये क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा का स्क्वायर +1 ओवर माइनस आयोटा प्लस आयोटा। तो माइनस आयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा, यानी प्लस आयोटा स्क्वायर होगा, तो ये हमारे पास होता है -1 की इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास आता है -1 प्लस 1 ओवर, देखें यहाँ पर ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है, अनडिटर्मिनेंट, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइन। पहली कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट, ये इस पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वही तीनों कंडीशन, पहली कंडीशन क्या करेंगे, आप f ऑफ z नॉट पुट करेंगे, फिर उसकी लिमिट चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z, क्या ये f ऑफ z नॉट की इक्वल है या नहीं है। तो अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, तो उस सूरत में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट द गिवन पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन। यहाँ पर हमें गिवन है f ऑफ z विच इज इक्वल टू 1 ओवर z का मॉड -1, और हमें z नॉट क्या गिवन है, आयोटा गिवन, ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे 36 f ऑफ z विच इज इक्वल टू 1 ओवर z का मॉड -1, और हमें z नॉट क्या गिवन है, आयोटा गिवन, ठीक है। पहली कंडीशन चेक करेंगे क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम f ऑफ z नॉट विच इज इक्वल टू 1 ओवर z नॉट का मॉड -1। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि z नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर आयोटा का मॉड -1, और आप ये भी जानते हैं कि आयोटा का मॉड क्या होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है।
मॉड कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, वैसे ये स्टूडेंट हमारे पास 1 के इक्वल ही होता है आयोटा का मॉड, चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आयोटा का मॉड हमारे पास क्या होता है, सिंपली 1 होता है। यहाँ पर ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंडीशन कौन सी आ चुकी है, अनडिफाइंड। ठीक है, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फंक्शन इज undefined at z0 which is equal to iota, so function is discontinuous at z0 which is equal to iota। तो सिंपल ये है कि ये फंक्शन z0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस है, यानी 1/0 ये हमारे पास क्या होती है, अनडिफाइंड कंडीशन होती है। ठीक है, इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, यानी ये चीज हमारे पास क्या होती है, 1/0 ये हमारे पास इन्फिनिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करेंगे। Since f of z is not defined at z0, so function is discontinuous। यहाँ पर इसका ये सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। f of z which is equal to प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। z यहाँ पर गिवन है -1। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन हमें गिवन है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, और हमें जो स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है वो हमारे पास क्या है, -1। यानी इस फंक्शन को हमने -1 पर डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू देखें क्या डिफाइन है या नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 ये हमारे पास पाई होता है। ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज को स्टडी कर चुके हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सेस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल -1। हम फाइंड करना चाहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, यहाँ पर z हमारे पास क्या है, -1 है। तो हम फाइंड करना चाहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1। तो हम स्टूडेंट जो थीटा निकालते हैं, थीटा, अब ये हमारे पास होता है tan इनवर्स y/x। -1 को हम लिख सकते हैं -1 + 0 आयोटा। यहाँ पर देख सकते हैं y 0 है और x -1 है, तो थीटा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स 0/1 -1। तो ये सिंपल आ जाएगा tan इनवर्स 0, तो वो हमारे पास क्या होता है, 0। तो अब ये हमारे पास 1 है, तो जो हमने अभी थीटा फाइंड की है वो इस 1 का फाइंड किया है, जो कि हमारे पास थीटा आ रहा है 0। लेकिन रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, वो -1 है। तो अब इस -1 को अप्रोच करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पाई को हम ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पाई है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, थीटा माइनस पाई होता है, थीटा विच इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। आप देख सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो होगा थीटा माइनस पाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस पाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा माइनस पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 है, वो हमारे पास क्या है, -पाई। ये आप इस तरह फाइंड करें, सॉरी पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है, सॉरी ये आप
तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, पाई के इक्वल। लिमिट z अप्रोचेस टू -1 प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ये फंक्शन -1 पर डिफाइन है, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन डिफाइन नहीं हो रही। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि तीनों कंडीशंस को चेक करना होता है। तो अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो वे फिर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। एज वी विल गेट पाई एंड माइनस पाई डिपेंडिंग ऑन हाउ वी अप्रोच -1। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देखेंगे कि जब हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम -1 को अगर हम दो डिफरेंट पाथ के थ्रू अप्रोच करते हैं, देखें यहाँ पर आप यूनिट सर्कल बना लें। ये हमारे पास कोई यूनिट सर्कल है, ठीक है, और हमने -1 को अप्रोच करना है। आप समझ लें ये हमारे पास क्या है, हाँ -1। आप ये समझ लें ये हमारे पास क्या है, -1। तो हमारे पास क्या हो सकते हैं कि डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, कि हम इस साइड से भी इस -1 को अप्रोच कर सकते हैं और इस साइड से भी -1 को अप्रोच कर सकते हैं। तो उन सूरतों में हमारे पास रिजल्ट आएगा पाई और -पाई आएगा। आप देख सकते हैं कि लिमिट इस पॉइंट पर यानी -1 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे इस तरह का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 38, इसमें हम देखेंगे कि हम डिफरेंट पाथ के थ्रू चेक करेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एट z0 विच इज इक्वल टू आयोटा डज नॉट एग्जिस्ट। जिस तरह इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो इस केस में भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट z नॉट, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1। यानी हम -1 को डिफरेंट पाथ के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। तो उन सूरतों में हम देखेंगे कि एक लिमिट हमारे पास पाई आएगी, एक सूरत में हमारे पास -पाई आएगी। तो लिमिट क्या है, सेम नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एंड z0। अब देखते हैं इस 38 का सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हमें गिवन है f ऑफ z विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z, और z0 हमें गिवन है आयोटा। अब ये चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन तो हमारे पास फुलफिल हो रही है कि फंक्शन डिफाइन है एट z0 विच इज इक्वल टू आयोटा। यहाँ पर देखें जब आप आयोटा पुट करते हैं तो ये आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा डॉट आयोटा, तो ये बन जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा, और ये हमारे पास क्या होता है, पाई होता है। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। देखें लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z विच इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। यहाँ पर हम z को लिख सकते हैं r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये हमारे पास z होता है। z इस तरह भी आप लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इस तरह भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने z को इस फॉर्म में लिखा है r e की पावर आयोटा थीटा, तो यहाँ पर बन जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा r e की पावर आयोटा थीटा। अब z को हम डिफरेंट पाथ के थ्रू इस आयोटा को अप्रोच करेंगे, यानी z अप्रोचेस आयोटा अलोंग यूनिट सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये आप यहाँ बना लें, क्वाड्रेंट बना लें, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास क्या है, आयोटा है। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि इस आयोटा को अप्रोच करने लगे हैं
ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो थीटा होगा वो अप्रोच करेगा पाई बाय 2 को। ठीक है, देख सकते हैं आप ये एंगल हमारे पास क्या है, पाई बाय 2 है। ठीक है, ठीक है, उस सूरत में थीटा क्या करेगा, अप्रोच करेगा पाई बाय 2 को। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि थीटा अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2 को। लिमिट z approaches to iota, principal argument of iota z, which is equal to limit theta approaches to pi by 2, principal argument of iota और e की पावर iota थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह आप क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 2 पुट कर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा e की पावर iota पाई बाय 2, और ये किसकी इक्वल होता है, cos पाई बाय 2 प्लस iota साइन पाई बाय 2। ठीक है, cos 90 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, sin 90 हमारे पास 1 होता है। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, यानी e की पावर आयोटा पाई बाय 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा आ जाएगी। तो यहाँ पर आप आयोटा पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा आर आयोटा बन जाएगा। ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आयोटा स्क्वायर आर। आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं वो हमारे पास -1 होता है, तो ये बन जाएगा -r। ये बन चुका है हमारे पास -r। तो माइनस देखें स्टूडेंट्स, माइनस यानी r की सूरत में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, पाई आ रही है। तो ये हमारे पास पाई आ जाएगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहें। ठीक है, यहाँ पर आप r की कोई भी वैल्यू रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 100 रखते हैं, तो उन सूरत में हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू पाई ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड पाथ, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट पाथ था। अब ये हमारे पास क्या है, पाथ नंबर 2 है। अब हम इसी यानी आयोटा को, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, अप्रोच करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के जरिए हम इस थीटा को, आयोटा को अप्रोच करते हैं। तो उस सूरत में जो थीटा होगा ये अप्रोच करेगा -π/2। ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं आयोटा को, तो उस सूरत में थीटा अप्रोच करेगा π/2 को। जब आप इस सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू अप्रोच करते हैं तो उस सूरत में थीटा अप्रोच करेगा -π/2। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उस सूरत में थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो उस सूरत में थीटा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब थीटा अप्रोच क्या कर रहे हैं, यानी -π/2 को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप e की पावर आयोटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब e की पावर माइनस आयोटा π/2 ये इक्वल होता है माइनस आयोटा, सिंपल। तो ये आगे स्टूडेंट हमारे पास माइनस आयोटा आर डॉट आयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास होता है 1 तो सिंपल आर आ जाएगा। तो आर आप कोई भी नंबर लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं या 4 लेते हैं, तो उन सूरतों में प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ये इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर लिमिट पाई है, यहाँ पर लिमिट 0 है, तो ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो स्टूडेंट्स क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन एफ ऑफ जेड ये एक डिसकंटिन्यूअस है एट जेड इज इक्वल टू आयोटा पर। तो ये आयोटा पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर हमें एफ ऑफ जेड गिवन है z की पावर 3 -1 ओवर z -1 व्हेन z का मॉड इज नॉट इक्वल टू 1, 3 व्हेन z का मॉड विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमें z नॉट गिवन है आयोटा। तो जब आप यहाँ पर z की जगह z नॉट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा z नॉट का मॉड यानी आयोटा का मॉड, तो ये सिंपल बन जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप इस तरह लिखेंगे।
तो जब आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ एयोटा तो उस सूरत में हमारे पास 3 ही आएगी। ठीक है, अब देखें फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। अब हम चेक करेंगे कि क्या इस फंक्शन की एफ ऑफ जेड की जेड नॉट विच इज इक्वल टू आयोटा पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, अब हम लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, जब जेड अप्रोच करता है आयोटा को, ठीक है, तो उस सूरत में इस फंक्शन की लिमिट क्या आती है। तो उस सूरत में हम ये फंक्शन यूज करेंगे, ये वैल्यू यूज करेंगे फंक्शन की। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जेड का मॉड इज नॉट इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर जेड आयोटा नहीं है। ठीक है, तो शुरू में आप ये फंक्शन यूज करेंगे। लिमिट फाइंड करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स z का क्यूब -1 ये किसके इक्वल होता है, z -1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इसके इक्वल हो। तो z स्क्वायर -1 से ये z स्क्वायर z -1 कैंसिल, बाकी आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू योटा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। सिंपल लिमिट पुट करें, इसे सॉल्व करें तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1 होता है, तो ये दोनों कैंसिल, सिंपल आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि लिमिट यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन थर्ड कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, लिमिट भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, वो हमारे पास आयोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन थर्ड सेटिस्फाई नहीं हो रही कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z ये इक्वल होना चाहिए था f ऑफ z नॉट के। लिमिट तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर आया, आयोटा आया। तो आप देख सकते हैं कि आयोटा नॉट इक्वल टू 3, आयोटा कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं है एट z नॉट इज इक्वल टू आयोटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का सोल्यूशन। यहां पर हमें गिवन है फंक्शन f ऑफ z विच इज इक्वल टू z ओवर z का मॉड z इज नॉट इक्वल टू 0 1 जब z का z इक्वल हो 0 के, और यहाँ पर हमें z नॉट भी इक्वल गिवन है 0। ठीक है, यानी नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ z। ठीक है, ये गिवन है z ओवर z का मॉड व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और 1 जब z इक्वल हो 0 के, और हमें z नॉट भी गिवन है, वो है हमारे पास 0। इस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हाँ यही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ z नॉट ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो 1 आएगी, ये वाली 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी पहली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड चेक करते हैं कि क्या लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाँ हमें गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ पर गिवन है z ओवर z का मॉड, ये चीज हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट पाथ के थ्रू चेक करेंगे क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती एट z नॉट विच इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए किस तरह एग्जिस्ट नहीं करती, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स इससे लिखेंगे
यहाँ पर z की जगह आप लिख सकते हैं x वॉक y अप्रोचेस टू 0 वॉक 0, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप z की वैल्यू लिख दें, यानी x प्लस आयोटा y, और z के मॉड की वैल्यू क्या आएगी देखें, अगर z इक्वल हो x प्लस आयोटा y के, z का मॉड किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसे डिफरेंट पाथ के थ्रू चेक कर लें, यानी हम 0 को अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, आप लिख लें कि z अप्रोचेस टू 0 अलोंग x एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पाथ है। जब आप x एक्सिस के थ्रू 0 को अप्रोच करते हैं तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, y क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ पर y लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि y हमारे पास 0 हो चुका है। यहाँ पर भी आप y को 0 लिख लेंगे, तो ये सिंपल बन जाएगा x ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये सिंपल बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x ओवर x से x कैंसल, इसे आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1, तो ये क्या आ जाएगी 1। तो जब आप 0 को अप्रोच करते हैं अलोंग x एक्सिस तो उस सूरत में लिमिट हमारे पास क्या आती है, 1 आती है। सेकंड पाथ चेक कर लें, व्हेन z अप्रोचेस टू 0 अलोंग y एक्सिस, जब आप y एक्सिस के थ्रू अप्रोच करते हैं 0 को तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास x क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसे आप स्टेरिक कह लें। अब यहाँ पर हम x को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर x को हम 0 पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर आयोटा y ओवर y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसे आप लिख सकते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0 आयोटा y ओवर y, तो y से y कैंसल, ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 आयोटा, तो ये हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, आयोटा आ जाएगी। यहाँ पर लिमिट 1 आ रही है, यहाँ पर लिमिट आयोटा आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z का मॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कि लिमिट, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या थी, फुलफिल नहीं हो रही, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर हमने देखा कि यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी यहां पर लिमिट 1 है, यहां पर लिमिट आयोटा है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती तो अगर आप डिफरेंट पाथ के थ्रू भी उसको चेक कर लें तो लिमिट सेम आनी चाहिए थी, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती। तो यहाँ पर देख लें कि लिमिट यहाँ पर डिफरेंट है, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, एट z नॉट विच इज इक्वल टू 0 पर। सो f ऑफ z इज discontinuous at z नॉट विच इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट z नॉट विच इज इक्वल टू 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।